क्या हाल चाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं भूगोल, और भूगोल में पढ़ेंगे इकाई नंबर 1 का प्राकृतिक संसाधन का पाठ नंबर 2। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो लाल या पीली मृदा और पढ़ने वाला है, उसके बाद लेटेराइट मृदा, और साथ में पढ़ने वाले हैं मरुस्थलीय मृदा, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, पर्वतीय मृदा। इसके साथ साथ और क्या सीखने वाला है, समुच्चय कृषि और पवन अपर्दन से आप क्या समझते हैं ये सीखेंगे, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कौन से 2 मृदा और पढ़ा था, जिसका पहला का क्या नाम था, जलोढ़ मृदा, और दूसरा का क्या नाम था, काली मृदा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं कि लाल या पीली मृदा किसको कहते हैं, यानी लाल या पीली मृदा किसको कहते हैं मेरे दोस्त। तो देखिएगा ध्यान से कि लाल और पीली मिट्टी लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या हो जाता है मेरे दोस्त, लाल हो जाता है। यानी लाल या पीली मृदा जो होता है वो लोहांश के कारण, लोहांश मतलब क्या होता है, जिसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होता है मेरे भाई। तो ऐसे समझना कि लाल या पीली मिट्टी में जो लोहांश है यानी लोहे की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण ये कैसा रंग का हो जाता है, लाल रंग का। इसका सीधा सा ट्रिक याद रखना, लाल या पीली मृदा किसके कारण लाल हो जाता है मेरे भाई, लो से लोहांश, लो से लाल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि इस मिट्टी का विकास आग्नेय चट्टान तथा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान पे होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि वर्षा मापने वाले यंत्र को रेनगेज कहते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं, रेनगेज बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला क्या कि 100 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, कम वर्षा होना चाहिए, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक कम वर्षा होंगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा, उसको क्या बोलूंगा, तो उसमें कौन सा मिट्टी का डेवलपमेंट होगा, तो मेरे भाई लाल या पीली मिट्टी का होगा। क्या होगा, लाल या पीली मिट्टी का। ठीक है, अब बोलता है कि अगला पॉइंट क्या है कि जल योजन के बाद यह मृदा पीली रंग का हो जाता है। जैसे ही लाल मिट्टी में आपने क्या किया मेरे भाई, जल डाल दिया। क्या डाल दिया, जल डाल दिया, तो वो कौन सा मिट्टी का रंग, कौन सा मिट्टी के रूप ले लेगा, तो वो पीली मृदा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीली मृदा हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि लाल और पीली मिट्टी में मक्का की खेती। आपसे पूछेगा पेपर में कि लाल और पीली मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो आपको क्या बोलना है कि ये मक्का की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है, ज्वार की खेती होती है, बाजरा का खेती होता है, तंबाकू का होता है, दाल का होता है, तिलहन का, फल का, और सब्जियां उगाई जाती है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधी मैं 100 बात का एक बात बोलता हूँ मेरे भाई, लाल या पीली मृदा में सीधा एक बात याद रखना है कि आपके बोर्ड में हो सकता है मे भी ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे। ठीक है, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा कि लाल और पीली मृदा किसके कारण लाल होता है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, लोहांश के कारण सर लाल होता है, हमको याद हो गया। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना मेरे भाई, ऊपर वाला पॉइंट अपने महा VVI कर लेना। ठीक है, महा VVI। ठीक है, सीधा ऑब्जेक्टिव में छपेंगे मेरे दोस्त, मैं बोल दिया तो समझो बोल दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं मेरे भाई लेटेराइट मृदा। क्या देखते हैं आगे, लेटेराइट मृदा। ठीक है, यानी आपके बुक के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से भारत में 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, तो मैं चौथा मृदा देखता है जिसका क्या नाम है मेरे भाई, लेटेराइट मृदा। ठीक है, देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, कौन सा भाषा मेरे भाई, ग्रीक भाषा के लेटर से हुआ। सिंपल है, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुआ, लेटर से शब्द हुआ, लो से लेटेराइट, लो से लेटर। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, जिसका अशाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई ईंट। कभी कभी ये पेपर में आपके में भी बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज तक तो पूछा नहीं गया, हो सकता है आपके बिहार बोर्ड 2026 में भी पूछ ले। ठीक है, तो आपसे सीधा याद रखना कि लेटेराइट मृदा का शाब्दिक अर्थ होता है, चिल्ला चिल्ला के बोलना सर, मिट्टी तो ईंट ईंट ईंट, सीधा बोलना ईंट का बना होगा। लेटेराइट मिट्टी के लिए हाई टेम्परेचर, यानी लेटेराइट मिट्टी का डेवलपमेंट वही एरिया में होगा जहाँ की टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा मेरे दोस्त, और साथ में साथ क्या होना चाहिए, भारी मात्रा में वर्षा होना चाहिए। इसका मतलब समझे कुछ मेरे भाई, दया क्या 100% से ज्यादा वर्षा होना चाहिए, 100% से क्या होना चाहिए, ज्यादा वर्षा, सॉरी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। इसका मतलब भारी वर्षा होना चाहिए मेरे दोस्त। तो लेटेराइट मिट्टी का डेवलपमेंट के लिए हाई टेम्परेचर और साथ में क्या होना चाहिए, भारी वर्षा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण इस मृदा का रंग भी क्या होता है, लाल होता है। तो ऐसे याद रखना, लो से लौह ऑक्साइड और लो से लेटेराइट। समझ गए मेरे दोस्त, लौह ऑक्साइड के कारण भी लेटेराइट मृदा का रंग क्या होता है, लाल होता है। गुरुजी लाल होता है, सिंपल याद हो गया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि इसके लिए प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है। ठीक है, कौन कौन से फसलें उगाई जाती है, ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन छपे। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक हो जाएंगे मेरे भाई काजू, काजू हो जाएगा। ठीक है, चाय हो जाएगा,
और तीसरा मैं लिख देता हूँ मेरे दोस्त कॉफ़ी। देखना पेपर में तेरे छप जाए मेरे दोस्त। आपसे पूछेगा पेपर में कि लेटराइट मृदा के लिए कौन कौन सी फसलें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको चिल्ला चिल्ला के क्या बोलना है मेरे भाई? काजू का होगा सर, चाय का होगा और कॉफ़ी का होगा। कॉफ़ी को कभी कभी मेरे भाई आपके मजे लेने के लिए पेपर कहवा लिख देगा। क्या लिख देगा? कहवा। अब बच्चा घबरा जाता है कि कहवा होता क्या सर, तो कोसे कॉफ़ी कोसे कहवा होता है मेरे भाई, ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो मेरे भाई काजू, चाय और कॉफ़ी ये तीनों इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लेटराइट मृदा के लिए। ये लेटराइट मृदा के लिए मुख्य रूप से इस मिट्टी में फसलें होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा यानी डेजर्ट सॉइल, ठीक है, यानी वो ऐसा मृदा बोल सकते हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल से ही क्या होते हैं, फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जीवन भी यापन करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। बोलता है कि इस मृदा का विस्तार मुख्य रूप से मैंने लिखा है राजस्थान। बहुत बार पूछे गए मेरे दोस्त। राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहाँ जिसको आप बोल सकते हैं भारत का थाड़ यानी रोड राज्य भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मेरे दोस्त बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में ही मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो MHBVI क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड में छपेंगे मेरे दोस्त, लिख लो, ठीक है, सीधे लिख लो, डार्क कर लो, ठीक है, कॉपी उपी में लिख लो मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बोला है कि इस मिट्टी में मोटे अनाज, तो मेरे भाई मोटे अनाज किसको बोलते हैं? सरसों, तिलहन, मक्का भी मेरे ख्याल से, ठीक है, मोटे अनाज है, ठीक है। रागी हो गया, ये सब कैसे मोटे अनाज है, ठीक है। तो इस तरह की फसलें जो होता है मेरे दोस्त वो कहाँ उगाई जाएगी? सिंपल है सर, मरुस्थलीय मृदा में। कहाँ उगाई जाएगी मेरे भाई? मरुस्थलीय मृदा में उगाई जाएगी। तो सीधा सीधा मरुस्थलीय मृदा में क्या याद रखना? सीधा एक पॉइंट याद रखना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, एक पॉइंट याद रखना। क्या याद रखना सर? राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, बस ये याद रखना, ठीक है। आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूँ। पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा किसको कहते हैं? ये पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सिंपल है सर, नाम देके पता तो कभी पूछेगा नहीं कि फलानमा है ढेकानमा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि पर्वतीय मृदा कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। पर्वतीय मृदा पर्वत और पहाड़ी में पाया जाता है। सिंपल है मेरे दोस्त, आपको सीधा याद नहीं रखना, सिंपल दिमाग में रखना है बस, ठीक है। यहाँ से पेपर में नहीं बनेंगे। आपसे पूछेंगे कि भारत में कुल मुख्य रूप से कितनी मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार की मृदा होती है सर। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट या पीली मृदा, या लाली या पीली मृदा, या लेटेराइट मृदा, और लास्ट में बोलना है मरुस्थलीय मृदा। एक लास्ट में बोलना है क्या? पर्वतीय मृदा। भारत में मुख्य रूप से 6 मृदा पाई जाती है। यदि आपके पेपर में आता है 4 नंबर का जो भी आए मेरे भाई, तो आराम से लिख देना। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए ये स्लाइड हो जाता है खत्म मेरे दोस्त। यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने बता दिया, ठीक है। और आगे चलते हैं। समुच्चय कृषि क्या बोलते हैं? समुच्चय कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। यानी बोलता है समुच्चय कृषि जो होता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ये अपरदन क्या होता है सर? बोला अपरदन बोलते हैं मिट्टी के कटाव, जैसे पानी बहुत तेज आया और मिट्टी को काट के अपने साथ लेके चले दिए मेरे भाई, चल दिए, तो उसको बोलते हैं अपरदन। अपरदन को क्या? मिट्टी के कटाव को रोकना ही क्या कहलाता है? अपरदन बोल सकते हैं, ठीक है। अपरदन यानी रोकने के लिए। अपरदन क्या करना? अपरदन रोकना है। मिट्टी के कटाव को क्या करना है? रोकना है मेरे भाई, वरना आया बारूद मिट्टी को लेकर निकल लिए। तो बोल रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेतों में जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, मतलब ये गोलाकार रूप में खेती की जाता है, ताकि इसे ही समुच्चय कृषि कहते हैं। मतलब कि मिट्टी के अपरदन को रोकना है। जो पानी आएगा बहाव से मिट्टी को काट को क्या करेगा? वो लेके जाएगा मेरे दोस्त। तो उसको रोकने के लिए क्या करता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कैसा खेती करता है? वृत्ताकार यानी सर्कल रूप में खेती करता है, ताकि मिट्टी का कटाव रुक जाए और ज्यादा नुकसान ना हो मेरे दोस्त। तो यहाँ से पेपर में बन सकते हैं कि समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का पेपर आ सकता है, तो अच्छे से इसको भी याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोला है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। आपके पेपर में 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं और मैं भी ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि। भाई कैसे याद रखना है सर? पोसे पवन होता है सर, और पोसे पट्टिका कृषि हो जाएगा। तो पोसे पवन पोसे पट्टिका कृषि होती है। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या बोलने का सर? आएगा तो पेपर उड़ा के आऊंगा। तो पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि की जाती है। क्यों किया जाता है मेरे भाई? क्योंकि ये कृषि फसलों के बीच बीच घास की पट्टियों जैसे विकसित करके की जाती है। बोलने का मतलब मेरा भाई ध्यान से समझना कि पट्टिका कृषि कहते किसको है मेरे दोस्त? पट्टिका कृषि ऐसे कृषि को कहते हैं। आपने गेहूं की फसलें देखी होगी सर, काहे मजे ले रहा, गाँव में रहते हैं, देखे तो होंगे ही। तो उसमें देखना मेरे भाई, जब गेहूं आप लगाते हो तो उसमें देखना बड़े बड़े घास निकल जाते हैं। जब वो बड़े घास क्या करते हैं कि आपके जो पौधे हैं गेहूं उसकी रक्षा करते हैं। बोलोगे सर ये कब से रक्षा करने लगा? जब बहुत तेज हवाएं चलेगी। तो आपको पता है पहले उन्हीं लोग को झुकाया जाएगा जो सबसे लंबे होते हैं। तो लंबे घास होते हैं, आपको पता है।
आप घास को निकालिएगा कि निकालिएगा? हाँ सर निकालेंगे। तो वही बोल रहा है कि वही फसल के ऊपर क्या होता है, घास होता है, बड़े बड़े। उस घास को पहले हवा चलेगी तो उस पर टकराएगा हवा। इन पट्टिका का मतलब जो बोल रहा है क्या कि ये कृषि फसलों के बीच घास की पट्टिकाएं विकसित करके की जाती है, ठीक है। यानी जो पट्टिका, जो घास की पट्टिका होता है उसको विकसित करके की जाती है, ठीक है। यानी पवन अपर्दन, पवन मतलब हवा होता है, अपर्दन मतलब रोक होता है। तो वो हवा को क्या करना है, रोकना। तो रोक देगा तो फसल अच्छा होंगे, ठीक है। और जो जिस पे जोर पड़ेगा, यानी जो हवा उससे टकराएगी वो ज्यादा नुकसान करेंगे, ठीक है। तो ऐसे समझना कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है, चिल्ला चिल्ला के याद हो गया सर, पट्टिका कृषि की जाती है। अब लाख बार पूछ लो, याद हो गया। पोसे पवन, पोसे पट्टिका कृषि, पेपर में आएंगे, हम नहीं छोड़ने वाले सर। ऐसे क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे, ठीक है। अब कुछ महा इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव है जो आपके सीधे बोर्ड में छपते हैं मेरे दोस्त। मैंने जितना भी बोला है, जितने भी स्लाइड में लिखे 110% आपके बोर्ड में छपे हैं मेरे दोस्त। मैं बोल दिया तो समझ लो बोल दिया मेरे दोस्त, ठीक है। आगे आते हैं। बोला भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। आपके पेपर में पूछेंगे कि भारत का कुल एरिया कितना होता है, सर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। यदि आपके पेपर में यदि ऐसे नहीं पूछते हैं, मे भी तो 100% ऐसे पूछेंगे, लेकिन पूरा डाटा बता देता हूँ। 32,84,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। यदि इसकी पूरी डाटा पूछे तो क्या बोलना, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। 263 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें मेरे दोस्तों, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके पेपर में इतने डीप में नहीं पूछेंगे, 110%, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो आपसे सीधा पेपर में पूछेगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, आराम से टिक करके आना मेरे दोस्त, ठीक है। और ऑप्शन को ढंग से देख के मारना, ठीक है। बोल रहा है विश्व में सबसे ज्यादा पशुधन, पशुधन वाला देश। पशुधन मतलब गाय भैंस बकरी, समझ सकते हो, गाय भैंस बकरी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, पशुधन। तो सबसे बड़ा देश कौन सा मेरे भाई, अपना इंडिया प्यारा सा भारत है, ठीक है। भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ठीक है। तो बोल रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा पशुधन वाला देश, चिल्ला चिल्ला के बोलना सर, अपना ही तो कंट्री खुद भारत है, टेंशन काहे ले रहे सर, भारत ही है, भारत है, ठीक है। आगे चलता है। किसी भी देश को पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितना प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार किया जाए। भूभाग मतलब आपके जमीन पर कितना वन होना चाहिए ताकि वो देश पर्यावरण क्या हो, प्रदूषित ना हो, वो देश क्या करे, पर्यावरण वाला अच्छा वाला देश हो। तो बोल सकते हैं वो 33% यानी 33%। आपको पता है कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम आप देने जाओगे, हाँ सर काहे मजे ले रहे हैं, बोर्ड तो देना है, सबको देना है, 2026 में पेपर सबको देना है। तो मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए सर 60%, सेकंड डिवीजन उससे थोड़े कम होते हैं, लेकिन थर्ड डिवीजन मिनिमम सर 30+ यानी बोल सकते हैं कम से कम 33% तो लाना ही होगा सर। इतने नहीं लाएंगे तो घर वाले अच्छा खासा मेरा इलाज कर देंगे। तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई, जिस तरह से आपको थर्ड डिवीजन लाने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, उसी तरह आपको पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश को पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से कम 33% भूभाग पर आपको पेड़ लगाने होंगे। यानी मान लीजिए जितना एकड़ जमीन है उसमें कम से कम आपको 33% भूभाग पर पेड़ पौधे होना चाहिए। यदि है तो आप बोल सकते हैं कि वह देश पर्यावरण से संतुलित है, यानी उस देश में बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं होने वाली, यानी देश में जो चलेंगे, जो संतुलित चीज़ें होगी पर्यावरण के दृष्टिकोण से, वो सभी ढंग से होंगे, ठीक है। लेकिन जिस देश में 33% से कम है मेरे दोस्त, वो देश आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या नुकसान होने वाला है उस देश का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन। उड़ीसा एक स्टेट है, ठीक है, सबको पता है, एक राज्य, बच्चा को पता है, ठीक है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि जिस भूमि में फसल होना चाहिए वो पैदावार क्या होगा, कम होगा। तो उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण, ये जो फसल का पैदावार जो नए होने का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, अब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे को काट रहे हो मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, पेड़ पौधे को काट रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा पेड़ पौधे को क्या कर रहे हो, काट रहे हो। तो बहुत ज्यादा जब पेड़ पौधे को काटोगे तो मेरे भाई क्या होगा, भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। भूमि क्या हो जाएगा, निम्नीकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा पेड़ पौधे को क्या कर रहे हो, काट रहे हो, ठीक है। तो यानी उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, यानी पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, कटाई कर रहे हो, ठीक है। आगे देखता हूँ, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। तो पंजाब एक स्टेट है जिसको 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि निम्नीकरण कहते हैं किसको मेरे दोस्त, मतलब क्या होता है कि जो भूमि जिस खेत पे होता है वहाँ बहुत ज्यादा फसल यानी पैदावार नहीं होंगे, ठीक है, उपज नहीं होगा। तो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, यानी बहुत ज्यादा आप सिंचाई कर लेते हो, यानी बहुत ज्यादा सिंचाई करते हो, क्योंकि पता है पंजाब में नहर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंचाई भी हो जाता है, यानी बोलता है अधिक से ज्यादा भी पानी मिलना क्या सेहत के लिए खराबी है, ठीक है। यानी आपको ही बहुत ज्यादा पानी दे दिया जाए, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा चीजें मिल जाए तो भी सेहत के लिए क्या है, ठीक नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण, यदि
वहाँ की जो भूमि है बहुत ज़्यादा अधिक सिंचाई मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का क्या नाम है? चिल्ला चिल्ला के बोला है एंड्रीन, एंड्रीन। ठीक है, ये भी बोर्ड में आपके बहुत बार पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं मेरे दोस्त, वो सभी के सभी बोर्ड में आपके बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा संरक्षण के लिए सरकार ने कब केंद्रीय बोर्ड का गठन किया मेरे दोस्त? 1953 ईस्वी, 1953। ये डेट याद रखना, हो सकता है आपके बिहार बोर्ड 2026 में भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, मृदा संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है कि मृदा मतलब मिट्टी होता है मेरे दोस्त, और संरक्षण मतलब मिट्टी को आपको कैसे बचाना है। ठीक है, इसको बचाने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय बोर्ड का क्या करता है, गठन करता है। वो कब करता है? 1953 ईस्वी। इसको भी याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और हो सके तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मेरे भाई वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से क्या करिए कि वहाँ से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे कि कौन सी क्लास कब होगी और कब नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।